हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला में आज 49वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज 49वां नंबर है, कल 50वां नंबर होगा और कल से आपको इन 20 प्रश्नों के साथ 5 प्रश्न और करंट अफेयर के ऐड करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, ये इसका आपको जवाब देना है। बताइए सर। ऑप्शन ए आपको दिखा है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम बात करते हैं किसकी, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला आपको पता है, ये तटरेखा, ये समुद्री किनारा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, उसके बाद आपका इधर आ जाता है महाराष्ट्र, गोवा हल्का सा, फिर यहाँ कर्नाटक आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका केरल आ जाता है, यहाँ आपका तमिलनाडु आ जाता है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ आपका उड़ीसा और फिर यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य कुल आ जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हल्का पश्चिम बंगाल को टच करते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भाई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 ये हो गए और इधर हो जाएंगे, एक केरल हो गया 1, कर्नाटक 2, यहाँ पे हल्का सा गोवा है ना, ये गोवा है, गोवा, तो यहाँ पे 3 ये हो गया और चौथा आपका महाराष्ट्र, 5वां आपका गुजरात। तो 5 पश्चिमी छोर पर और 4 पूर्वी छोर पर, तो 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। बात क्लियर है। अगर हम बात ये करें कि जैसे पूछता है कि भाई इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भाई 6100 है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, ये पूछता कौन सबसे ज्यादा सीमा कवर करता है, तो जाहिर सी बात है जो अरब सागर का पार्ट करीब यहाँ तक जाता है ना, तो ये यहाँ से ले करके आपका और यहाँ तक ये गुजरात कवर करता है। तो 1 नंबर पे जो है, 1 नंबर पे आता है गुजरात, ठीक है, 1 नंबर पे आता है आपका गुजरात। बात करते हैं दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। इसकी जो लंबाई है वो 973.70 किलोमीटर है। बात क्लियर है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है तमिलनाडु आता है, क्या आता है? तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु मतलब पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो लंबाई है वो 906 किलोमीटर है, 906 दशमलव कुछ किलोमीटर है। उसके बाद आपका नंबर आता है किसका? उसके बाद नंबर आता है, चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र का, ठीक है, तमिलनाडु का तीसरा, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है आपका 5वां नंबर किसका आता है? केरल का। तब केरल की सीमा कितनी है? 569 किलोमीटर है। बात क्लियर है। तो भैया इसमें पूछा सबसे लंबा समुद्री किनारा, तो आपका गुजरात हो जाएगा। अगर इधर से पूछ ले तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन ना रहे तो तमिलनाडु मार दीजिएगा, और इधर गुजरात ना रहे तो फिर आप जो है केरल मारिएगा। बात क्लियर, महाराष्ट्र मारिएगा। बात क्लियर है। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या भैया? दूसरा नंबर है आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की, तो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 का 2 पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहा गया प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। बात क्लियर है। प्रत्येक सदस्य कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या भैया? तीसरा प्रश्न आपका है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? ऑप्शन ए आपका युवराज सिंह, ऑप्शन बी आपके तेंदुलकर, ऑप्शन सी कलाम, ऑप्शन डी आडवाणी। तो भैया आडवाणी जी की बात करें तो आडवाणी जी ने जो है इसमें जैसे पूछता है कि जैसे इसमें कौन लेखक हैं, कौन क्या है, तो भैया आडवाणी जी के सबसे फेमस, जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, इनकी जो पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, क्या है? माई कंट्री
माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ है। अब्दुल कलाम की बात करें तो अब्दुल कलाम जो है ये इनकी फेमस पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, वैसे कई सारी पुस्तकें हैं लेकिन विंग्स ऑफ फायर ये इनकी फेमस पुस्तक है। बात क्लियर है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और युवराज सिंह की बात करें तो इन्होंने जब ये संघर्ष कर रहे थे, जब इनको कैंसर की बीमारी हुई थी तो कैंसर की बीमारी को जब ये मात दे रहे थे उस वक्त इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चौथा नंबर लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन सी डी प्रधानमंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जो उसमें काउंसिल होती है उसका अध्यक्ष होता है, जो परिषद होती है, ठीक है। आरबीआई जो गवर्नर होता है, ये आरबीआई की पहली बात तो गवर्नर है, ये मौद्रिक नीति का जो निर्धारण था उसका भी ये अध्यक्ष होता है। और इसमें राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का इससे कोई संबंध नहीं है, तो प्रधानमंत्री जो है ये आपका इसका अध्यक्ष होता है। बात क्लियर है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछ ले पहले अध्यक्ष, तो भैया पहले अध्यक्ष जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री यही थे, नरेंद्र मोदी जी जो है अध्यक्ष थे। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भैया। खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम इसकी बात कर लें कि भैया इसमें देखिए अगर हम खुशवंत सिंह की बात करें तो इनकी कई चीज़ें बड़ी फेमस, जैसे एसएससी ने कई दफ़ा पूछ रखा है, इनका एक फेमस उपन्यास है ट्रूथ लव एंड लिटिल। ट्रूथ लव एंड लिटिल एक तो ये पुस्तक है, लिटिल मेलिस, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ठीक है। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान, बड़ी फेमस, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में इन्होंने लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था, ठीक है। और सनसेट क्लब, इनकी आखिरी जो रचना है वो है सनसेट क्लब, सनसेट क्लब इनकी आखिरी रचना, ठीक है। किरण बेदी जो पांडिचेरी की राज्यपाल रही हैं, पांडिचेरी की राज्यपाल 24वीं राज्यपाल रही हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वैसे तो 7-8 पुस्तक इनकी, लेकिन सबसे जो फेमस है वो है फियरलेस गवर्नेंस। क्या है? फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे एग्जाम वॉरियर्स सबसे ज़्यादा फेमस, अभी ये एग्जाम वॉरियर्स सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक है। एजुकेटेड इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइन इंडिया कर सकते हैं। तो इसमें सारे इसमें गलत हो जाते हैं। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जैसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया, तो 1971 में जो है इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। बताओ भैया कहाँ का है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ फेमस जो लोक नृत्य है वो है पांडवानी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे निमाड़ है, उसके बाद जो है फाफरिया है, निमाड़ है, फाफरिया है। मणिपुर की बात कर लें भैया तो यहाँ से लाई हरोबा जो है, उसके बाद फिर मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी हो गया। फिर उसके बाद जो है रास लीला भी यहाँ का एक जनजातीय लोक नृत्य बड़ा अच्छा है, ठीक है, रास लीला, तो ये भी है। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे कलबेलिया सबसे फेमस डांस जो यहाँ का है, कलबेलिया हो गया। फिर आपका कठपुतली हो गया, कलबेलिया, कठपुतली और घूमर, और उसके बाद तेरताली भी लोक नृत्य। तो पूछा क्या है तेरताली कहाँ का लोक नृत्य, तो भैया ये है आपका राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया? 7वां नंबर ये है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी गाजियाबाद। देखिए बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला इमारत है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला,
4 मंजिला, 5 मंजिला ये इमारत है। बात क्लियर है? पूछा जाता है आपसे। इसका नाम जो है संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसको पूरा करने का काम जो है को किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके आखिरी मंजिल का निर्माण जो पूछा जाता है, जो आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल का निर्माण, आखिरी मंजिल का निर्माण कौन किया था? तो आखिरी मंजिल का निर्माण जो है ये फिरोज शाह तुगलक किए थे। कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक किए थे। बात क्लियर है? पूछा क्या है कुतुब मीनार कहाँ स्थित? तो भैया ये दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद में क्या है? यहाँ कुतुब मीनार है। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है। क्या है? 4 मीनार है। बात क्लियर? ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर पूछा भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है ये पूछा गया है भैया। तो ऑप्शन ए आपके पास है 40,000, ऑप्शन बी है 60,000, ऑप्शन सी है 80,000, ऑप्शन बी है 1,20,000। देखिए भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह जो है अगर मूलतः देखा जाए, हम तो इसमें लगभग बता ही देंगे, मूलतः देखा जाए तो ये 1,17,369 शब्दों से बना, 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। वर्तमान की बात करें तो इसमें 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 450 से अधिक, 450 प्लस से अधिक अनुच्छेद हैं। बात क्लियर है? वैसे देखा जाए मूल संविधान में तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान में ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट मारेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1,17,369 शब्द हैं, लेकिन 1,20,000 मार देंगे। 8वां देखते हैं क्या भैया। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए भैया बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की तो इसकी 2 राजधानी है। अगर हम बात करते हैं गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने? शिमला जाएंगे। गर्मी की राजधानी शिमला है। और ठंडी की राजधानी अगर बात करें विंटर की, समर की तो शिमला है, विंटर की धर्मशाला है। कहाँ पे है? धर्मशाला में जो है विंटर की है। ठीक है। झारखंड रांची सबसे नज़दीक स्थित राजधानी जो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ का जो है रायपुर है। कहाँ है? रायपुर है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा प्रमोद सावंत अभी यहाँ के मुख्यमंत्री, और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है, एक समान संविधान संहिता, उसको लागू करने वाला जो है ये पहला राज्य है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न चलते हैं। औरंगजेब किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। ठीक है, तो भैया बताओ इसमें ये शाहजहां सही है, हुमायूं सही, अकबर सही या बाबर सही? देखो भैया बात इसकी करें अगर हम, तो औरंगजेब जो है किस मुगल शासक का पुत्र है? तो भैया बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र शाहजहां था। ठीक है, और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। बात क्लियर है। और औरंगजेब जो है ये 1658 से लेकर के 1707 तक ये रहा। ठीक है, और मतलब ये कह सकते हैं कि इसने मुगल साम्राज्य को अपने विस्तार, ये मतलब मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था इसके चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंतशयनम अयंगर, जी मावलंकर अयंगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया हम इसकी बात करें अगर, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपके थे जीवी मावलंकर अयंगर थे। ठीक है, ये कब से कब तक थे? तो अब जैसे पूछता है इनका नाम कभी तो आप गणेश वासुदेव मावलंकर ऐसे याद कर लीजिएगा। इनका जो कार्यकाल था ये 1952 से लेकर के 1956 तक था। ठीक है, 1956 तक था। वर्तमान में अगर बात करें तो ओम बिड़ला जो है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर किला में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किले में। पंचमहल की बात करते हैं भैया, तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया था। किसने?
अकबर ने करवाया था। बात क्लियर है। अब किसके परिप्रेक्ष्य में? तो अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? माले किसकी राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस? बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियर्स है। अल्जीयर्स है। ठीक है, उसके बाद बात करें केन्या की, तो ये नैरोबी। ठीक है, मॉरिशस की बात करें तो ये आपका पोर्ट लुई है। क्या है? पोर्ट लुई है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। बात क्लियर है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। भैया आप 14 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दीव। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? दीव सही है। दीव हालांकि अब जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव का जो है अब एक दूसरे में मिला दिए गए हैं 2020 से। तो अब जो है ये अभी ये भी हो गया है। तो अब इसकी हालांकि जो राजधानी है इनकी वो दीव ही है। बात क्लियर है, तो ये इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। क्या भैया 15 नंबर पे? 15 नंबर पे पूछा 140 डिग्री अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, उत्तरी और दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा के बीच। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें अगर, तो ये 38वीं समांतर रेखा है। कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। बात की 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर से दक्षिण कोरिया को अलग करती है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि साहब ये बताइए अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं, यूएस से और कनाडा को जो है अलग करती है वो 49वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा है। बात क्लियर है, 29वीं समांतर रेखा है, तो ये इसको अलग करती है। अगर हम बात कर लें तो इसमें अब ये तो गलती हो गए, सी और डी तो गलती है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि साहब इसमें जो है 140 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो भैया 49वीं समानांतर रेखा अलग करती प्लस 140वीं डिग्री जो उत्तरी अक्षांश ये भी अलग करती है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। क्या भैया 16 नंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना कौन सा है? ग्रीन फील्ड है, ग्रीन पीस है, ग्रीन क्लीन एंड है या इको फ्रेंड है? देखो भैया देखिए ग्रीन पीस जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस जो पर्यावरण संरक्षण संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। जो ग्रीन पीस है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भैया? तो ये हुई थी कनाडा में। ठीक है, और इसका उद्देश्य अमेरिका था अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। बात क्लियर है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या है? नेम से पुस्तक किस संहिता कौन है, या इसको कह सकते हैं आप ऐसे, पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं, ये झुम्पा लाहिड़ी हैं, किरण देसाई हैं या शोभा डे हैं? देखिए नेम से एक जो पुस्तक है ये प्रसिद्ध भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। इन्हीं की पुस्तक जो है नेम सेक जो झुम्पा लाहिड़ी इनकी उनकी और भी पुस्तकें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टाइम तक पूछी गई थी इसलिए हमने इसको ले रखा है। ठीक है, तो 17वें का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर चलते हैं। क्या भैया 18 नंबर? 18 नंबर आपका है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या केरल में? बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कुडनकुलम परियोजना की तो ये आपकी कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है और यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु में 2001 से हुई थी। ठीक है, और जो ये कह सकते हैं इसे पूर्ण कब कर लिया गया? तो ये 2013 में जो है ये पूर्ण हो गई। बात क्लियर है, तो 1 से शुरू हुई 13 में पूर्ण हो गई। कुडनकुलम परियोजना कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 31 मई। 22 मार्च जल दिवस। क्या है? 22 मार्च जल दिवस है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। क्या है?
पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। 22 मई क्या है? जैव विविधता दिवस है। क्या है? जैव विविधता दिवस है। 31 मई को जो है उन्मूलन दिवस है, नशा उन्मूलन दिवस जो है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर पूछा क्या आपसे? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लेते हैं? अगला प्रश्न आपका है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 126वें पे, ऑप्शन बी आपका है 80, ऑप्शन सी आपका है 127, ऑप्शन डी आपका है 161। बताइए इसका डी सही होगा, सी सही होगा, बी सही होगा या ए सही होगा? देखिए इसकी बात करते हैं। हमसे पूछा वैश्विक शांति सूचकांक, एक एक करके देख लेते हैं। जो आपका 161वां नंबर है ये आता है आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। इसको जारी कौन करता है भैया? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बात क्लियर है। अगर हम 127 की बात करें 127 रैंक अगर है तो किसकी है? तो 127 ग्लोबल जेंडर गैप है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये आपका इसमें है, ठीक है, सूचकांक है। और इसमें एक नंबर पे जो है ये आपका आइसलैंड है। इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जो है इसको जारी करता है। बात क्लियर है। बात कर ले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो ये 80 नंबर पे कौन है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इसको कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। इसमें जो भारत 80वें नंबर पे और कुल देशों की संख्या कितनी? 193 है। और टॉप पे कौन है इसमें? तो टॉप पे आपका सिंगापुर आ गया, ठीक है। पहले जापान था, अभी सिंगापुर आ गया है। बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की, तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इसको जारी करता है। 126वें नंबर पे भारत है। 126वें नंबर भारत है। इसमें आप बात करें पहले पे कौन है? तो आइसलैंड पहले पे, ठीक है। अब एक बार फिर से याद कर लीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक 126वें नंबर भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो आपका 80वें नंबर भारत है। पहले नंबर पे आपका कौन है? सबसे पहले नंबर की बात कर लें तो वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर सबसे मजबूत इसका पासपोर्ट है। बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप की, तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें जो भारत 127वें नंबर पे है, ठीक है। आइसलैंड पहले नंबर पे है। 161वें नंबर भारत का स्थान जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और इसके पहले नंबर पे जो है वो आपका नॉर्वे है। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा मीडिया आज़ाद है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल से आपको 5 नंबर करंट अफेयर की क्लास भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।